बरेली और दिल्ली दोनों जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। बरेली और दिल्ली दोनों जगहों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। बरेली और दिल्ली दोनों जगहों पर अवैध बारात घर को हटाया गया। बरेली और दिल्ली दोनों जगहों पर सार्वजनिक जमीन के अवैध इस्तेमाल का आरोप है। बरेली और दिल्ली दोनों जगहों पर सोची समझी साजिश के आरोप लग रहे हैं। बरेली और दिल्ली दोनों जगहों पर भीड़ को उकसाने की बात सामने आई है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। बरेली और दिल्ली दोनों जगहों पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई। बरेली और दिल्ली दोनों जगहों पर हिंसा के लिए बाहर से लोगों को बुलाने की बात कही जा रही है। नमस्कार, न्यूज़ रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। और अभी जो ये एक तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें आज हम ये सवाल उठा रहे हैं, बरेली और दिल्ली मॉडल क्या एक था, परिस्थितियां क्या एक थी, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर जो अभी हाल ही में रिलीज की गई, जिसमें आरोपी नंबर 1 कासिफ, आरोपी नंबर 2 मोहम्मद कैफ, आरोपी नंबर 3 मोहम्मद अरीफ, आरोपी नंबर 4 अदनान और आरोपी नंबर 5 समीर। ये वो पांचों आरोपी हैं जिन्हें बीती रात हुई घटना, जो तुर्कमान गेट पर घटना हुई है, उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन पांचों चेहरों की पहचान कैसे हुई, वायरल वीडियो के आधार पर, जिसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, सवाल फिर यही है कि जो दिल्ली में हुआ क्या वही बरेली में हुआ? यानी पहले अतिक्रमण, फिर बुलडोजर एक्शन और उसके बाद उस पर हिंसा। तो आज दिन भर क्या हुआ, इसे लेकर हमारी सहयोगी मलिका मल्होत्रा लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। मलिका मेरे साथ जुड़ भी रही है सीधे वहां से, और मलिका से हम पूछेंगे कि उनकी आंखों देखी क्या रही, चश्मदीदों से बात की तो क्या पता चला, केस अभी कहां तक पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल हम बार बार उठा रहे हैं कि क्या जो बरेली में हुआ वही दिल्ली में भी प्लान था? आखिर किस तरह से कॉल दी गई, कैसे लोगों को वहां पर एकत्रित किया गया, पथराव जैसी स्थिति वहां पर पैदा हुई। और बीजेपी यहां पर यह सवाल भी उठा रही है कि आधी रात की कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के हाथ में पत्थर कैसे थमा दिए गए, हिंसा वाले हालात कैसे बन गए। दिल्ली का तुर्कमान गेट एरिया 6 और 7 जनवरी के बीच की रात। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर, 26 सितंबर 2025 का दिन। आखिर हम क्यों दिल्ली में बरेली मॉडल का सवाल उठा रहे हैं, एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कैसे तुर्कमान गेट इलाके में फ्लैग मार्च करती फोर्स पर पत्थरबाजों ने हमला किया। पिछले साल सितंबर के महीने में बरेली में भी यही हुआ था। दंगाइयों ने पुलिस पर पथराव किया था। देखिए कैसे बुलडोजर कार्रवाई के वक्त भीड़ ने दहशत मचाई और पुलिस पर हावी होती दिखी। उपद्रवियों ने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग भी तोड़ दी और आगे बढ़ते चले गए। तुर्कमान गेट इलाके में जब भीड़ पुलिस बैरिकेड को तोड़ने पहुंची तो वहां पर लोग एक दूसरे की हौसला अफजाई करते सुनाई दिए। जरा सुनिए कैसे उपद्रवियों को शेर बोलते वायरल वीडियो में आवाज आ रही है। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरों। तो क्या बरेली की तरह दिल्ली में भी साजिश के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया? मस्जिद को तोड़ने वाला जो वीडियो देखा आपने? कौन सा? वो वीडियो जो चारों तरफ चल रहा है। हाँ देखा। वो आप लोग, ये लड़का है। ये तुर्कमान गेट की वीडियो है, यहाँ की नहीं है, वहाँ की है। तुर्कमान गेट की रुक जाओ पीछे। हाँ बताइए, बताइए। हाँ क्या बताइए। ये कह रहा है मस्जिद को तोड़ रहा है, लोगों को बुला रहा है बनाकर। ये आप ये कहना चाह रहे हैं भ्रम फैलाया इसने, राइट। रुको तो सही, इसने भ्रम फैलाया, इसने पब्लिक को उकसाया। आई कंडम। पत्थर जिसने चढ़ाया उसे कंडम करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। आप मेरे सवाल का आप ये कह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये यहाँ का है लड़का? नहीं जानते। प्रशासन, रुको तो सही, प्रशासन को क्या जल्दी थी रात को 2 बजे आने की? तो प्रशासन को किस वक्त आना चाहिए था आपके हिसाब से? दिन में 1000 आदमी पत्थर चलाता तब? क्यों चलाता? अभी तो 50 हिंदुस्तान में पुलिस है। दिन में बाहर के थे, यहाँ के तो थे ही नहीं वो लोग जिन्होंने पत्थर चलाए, वो तो बाहर के थे। यहाँ के ये लोग हैं। यहाँ के ये लोग हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ ये वीडियो तुर्कमान गेट की यहाँ की नहीं है। देखो आप गौर से देखो, आप गौर से देखो, यहाँ की नहीं है। तुर्कमान गेट की, हमारे इलाके की नहीं है, बाहर की है ये। बरेली हिंसा के दौरान बाहर से लोगों को जुटाने और दंगाइयों को संगठित करने के आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस भी जांच कर रही है कि क्या भीड़ को संगठित तरीके से इकट्ठा किया गया था। मेजोरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे, उस जो स्ट्रीट है वहां स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? ये स्थानीय लोग कह रहे हैं। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। सर, स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है, कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। 5 लोगों को हमने डिटेन किया। 5 को डिटेन किया है। रिलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों, मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, वो भी सेक्शन में। रात के 1 बजे आखिर लोग कैसे इकट्ठा हुए, क्या भीड़ को भड़काया गया? आप खुद सुन लीजिए अतिक्रमण पर एक्शन को मस्जिद तोड़ने का नाम देकर क्या कहा गया। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब तो भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब तो अब आपको उस चश्मदीद से भी मिलवाते हैं जिसने बताया कि कैसे पत्थरबाजी को लेकर पहले से प्लानिंग तय कर ली गई थी। पहले से तय किया गया था कि ऐसे कुछ करना है, जब पुलिस आएगी, या फिर अचानक हुआ, एकदम उसी वक्त हुआ? नहीं, ये पहले से ही तय करा गया था, जो ये काम हमें करना है या नहीं करना है,
लोग बागों ने ये पहले से प्लानिंग बना रखी। इकट्ठा पहले ही करना है ऐसा जानकारी जी जी जी। को भी बोला गया था कि इसमें शामिल। हाँ, मैं तो गाड़ी चलाता हूँ, हाँ बैटरी वाली गाड़ी चलाता हूँ, मगर हाँ ये है पहले से ही ऑब्जेक्शन उठाया गया है इस चीज़ का। और रात को आना है ये तो आपको मतलब जिन लोगों को पता था वो उनको बताया गया था कि रात को आना ही नहीं, ये इस बारे में मुझे नहीं पता। और यहाँ से पत्थर वत्थर फेंक के फिर सीधा उधर पुलिस पे भी अटैक। जी 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 हाँ, अटैक करा गया है। और पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस छोड़े गए। जी 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 हाँ। बरेली में आरोप था कि वक्फ की जमीन पर अवैध रूप से बारात घर बनाकर कमाई की जा रही थी। यहाँ दिल्ली में भी आरोप है कि तुर्कमान गेट मस्जिद के पास सार्वजनिक जमीन पर अवैध व्यावसायिक निर्माण कर किराया वसूला जा रहा था। सर्वे की रिपोर्ट के साथ हमने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए थे। नजरी नक्शा था, नजरी नक्शा में क्लियर मेंशन था कि 2512 वर्ग फुट जो जमीन है वो पीडब्ल्यूडी की है। 36,428 जमीन वर्ग फुट जमीन जो है वो एमसीडी की है और जिसके ऊपर एनक्रोचमेंट है, जिसके ऊपर बारात घर है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, जिसके ऊपर ये क्लिनिक चला रहे हैं, जिसके ऊपर ये प्राइवेट पार्किंग चला रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे अतिक्रमण के खिलाफ हुए एक्शन पर राजनीतिक गलियारे में इतना हंगामा क्यों है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली और देश की राजधानी दिल्ली में बीती रात जो हुआ उसकी ये पूरी तस्वीर अब तक की रिपोर्ट आपने देखी। सवाल यही है कि चाहे बुलडोजर एक्शन को लेकर स्थानीय लोगों के मन में जो सवाल है, लेकिन उन सबसे अलग हिंसा को कैसे जायज ठहराया जा सकता है, पथराव की घटना को कैसे जायज ठहराया जा सकता है, और जिस तरह से कलेक्टिवली लोग वहां पर पहुंच गए, एकत्रित कर दिया गया और वायरल वीडियोज जिसमें इलाही मस्जिद को गिराने तक की बात हो रही है, इस तरह की बातें कैसे अचानक वहां पर हुई, इसीलिए बार बार इस पर सवाल उठ रहे हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस का दौर जारी है। आइए आपको इस वक्त मैं सुनवाती हूँ कि AIMIM ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। हालांकि वो पहले ये कह चुके हैं कि दिल्ली में यूपी का मॉडल लागू किया जा रहा है। इस आरोप का क्या जवाब बीजेपी ने दिया, आइए सुनते हैं। साथियों, जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है फैज़ इलाही मस्जिद के परिसर के आसपास, ये अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि एक मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है कि दिल्ली के बीचों बीच मुसलमानों की इतनी बड़ी यहाँ से संस्था कैसे काम कर सकती है, और ये इनको चुभता है। आपको मालूम होगा कि वहीं आसपास RSS का हेडक्वार्टर भी है और उसके इर्द गिर्द उन्होंने मंदिरों पर भी कार्रवाई करवाई। अब मुसलमानों के पीछे पड़े। तो दिल्ली सरकार जिस तरीके से भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ MCD में भी बैठी है, सरकार में भी बैठी है, इन्होंने आज मुसलमानों के खिलाफ अपने बुलडोज़र खोल दिए। उत्तर प्रदेश का मॉडल दिल्ली में लागू किया जा रहा है। बिल्कुल अन्याय है, मुसलमानों के साथ एक जुल्म है और दिल्ली में ये होना नहीं चाहिए। हमारी पार्टी MIM इसका पुरजोर विरोध करती है और हम कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ जनता की आवाज़ को भी उठाएंगे। और वो अतिक्रमण हटना ही था जो हटाया गया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया है, तो ये सोचने का विषय है कि दिल्ली जैसी राजधानी में इन पत्थरबाजों के हाथ में जिन लोगों ने पत्थर दिए वो हाथ किसके हैं, वो चेहरे कौन से हैं। क्योंकि ये तो धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश थी। मैं बधाई देता हूं पुलिस वालों को और प्रशासन को जिन्होंने बहुत संयम से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। और मेरा पुलिस से एक निवेदन भी है कि जो लोग इस पूरे पथराव में शामिल हैं या जिन लोगों ने इन पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर दिए, उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पर 3 बड़ी बातें कह रहे हैं। पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर किसने दिए, कैसे ये लोग वहां पर हिंसा के लिए पहुंचे, कौन लोग इसमें शामिल हैं। आपको ग्राउंड पर सीधे लेकर चलते हैं। हमारे साथ दिल्ली के तुर्कमान गेट से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मलिका मल्होत्रा हमारे साथ सीधे ग्राउंड से इस वक्त मौजूद हैं और दिव्यांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मलिका, पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि इस वक्त एग्जैक्ट आप ग्राउंड जीरो पर है जहां पर यह घटना हुई, मुझे पहले तो बताइए कि अभी वहां एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। और जो स्थानीय है, हमने अभी कुछ देर पहले सुहेल की भी एक रिपोर्ट देखी जिसमें स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो पहचानते नहीं उन लोगों को। मोबाइल में वायरल वीडियो की जो तस्वीरें दिखाई कि ये कौन है, यहाँ नहीं रहते हैं। आज जितने समय से आप वहां पर मौजूद हैं, क्या पता चला लोगों से बात करके, चश्मदीदों की बात सुनकर?
देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुरानी दिल्ली की इन गलियों में वो ना आए हों। यहाँ पर फिलहाल सन्नाटा पसरा है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और मेरे पीछे आप देख रही होंगी ये बुलडोजर जो आपको नजर आ रहे हैं, करीब 12 बुलडोजर्स यहाँ पर फिलहाल लगे हुए हैं जो मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। ये तो इस कार्रवाई के अपडेट से जुड़ी बात हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से हिंसा यहाँ पर इस इलाके में भड़की, सवाल तो खड़ा होता ही है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश क्यों की गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कार्रवाई क्योंकि देर रात हुई तो लोगों के मन में आया कि क्या मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह की अफवाहें उड़ी और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई और हमने देखा कि किस तरह के नारे भीड़ से निकलते हुए सुनाई दिए और कैसे यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव करना शुरू कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। किस तरह से यहाँ पर हिंसा भड़की हम सभी ने जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो देखा, लेकिन हकीकत यह है कि जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है वो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के, उनके निर्देश के बाद हुई है। देर रात यहाँ पर एमसीडी की टीम पहुंची, पुलिसकर्मी उनके साथ थे और यहाँ पर 12 बुलडोजर्स ही थे जो इस पूरी कार्रवाई में जुटे थे। और ये वो हिस्सा है मीनाक्षी, मैं पवन से कहूंगी कि आपको ये तस्वीरें दिखाएं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मस्जिद के साथ सटा हुआ ये हिस्सा है जो एक बारात घर था और ये एक दीवार है जो कि मैं कह सकती हूँ कि बारात घर और मस्जिद की कॉमन दीवार है, क्योंकि यहाँ पर इस दीवार को अगर क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है, पवन कोशिश कर रहे हैं कि क्लियर तस्वीरें पहुंचा सकें, लेकिन ये पूरा जो हिस्सा है ये मस्जिद से सटा हुआ है लेकिन मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और यही होता है जब भीड़ से, गलत मंशा से लोग आते हैं और इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं और हिंसा हो जाती है। जो तस्वीरें हमने देखी वो दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उस वक्त उन लोगों पर बिल्कुल मलिका। और देखिए मलिका, आपने जिस बात को हाईलाइट किया है ना, मैं इसी सवाल के साथ दिव्यांकर के पास जाना चाहती हूँ। दिव्यांकर, देखिए मलिका ने एग्जैक्ट वो तस्वीर दिखा दी कि कैसे मस्जिद की दीवार और बारात घर की दीवार लगभग एक ही स्थान पर, और जिस तरह से वायरल वीडियो के बाद जो अफवाह फैलती है या लोगों को लगता है कि क्या मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसके कोर में जो एक बात दिखाई दे रही है वो है विश्वास की खाई। आप प्रशासन पर ये यकीन नहीं कर पाए कि अगर अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर टीम आई है तो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। लोगों ने ये मान लिया कि क्या ऐसा होने वाला है, क्या ये हो सकता है, और इन सब अनिश्चितताओं ने देश की राजधानी दिल्ली में इस घटना को अंजाम दे दिया। बरेली मॉडल जो है अब राजनीतिक बयानों में छाया हुआ है, यूपी का मॉडल दिल्ली में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मामला पॉलिटिकल है अब कंप्लीटली। दिव्यांकर भैया होने आ रहा है। मैम ऑडियो नहीं आ रहा है। चलिए, दिव्यांकर की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन मलिका, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। देखिए, विश्वास की कमी जो प्रशासन और वहां स्थानीय लोगों के बीच में आई, उसकी वजह से अफवाहों ने वो जगह और पैर अपने वहां पर जमा लिए जिसने देश की राजधानी को एक ऐसा दिन, एक ऐसी रात दिखा दी जो वाकई शर्मनाक है। बिल्कुल शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर इस तरह से कानून व्यवस्था लोग अपने हाथ में ले रहे हैं, शांति भंग हो रही है। ये वाकई दुखद स्थिति है। लेकिन मीनाक्षी, में ये भी देखना होगा जो पूरा घटनाक्रम है, जब यहाँ पर एमसीडी की टीम और पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे, देर रात का समय था, बताए जा रहे करीब 12:40 का वो वक्त था जब यहाँ पर भीड़ पहुंची और नारेबाजी होने लगी। अचानक से वहाँ पर पत्थरबाजी होने लगी और हम सब ने देखा कि कैसे सपा के सांसद नदवी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने एनडीटीवी से भी बात की और उस बातचीत में बताया कि मैं तो ये सुनिश्चित करने आया था कि कहीं मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाया तो नहीं जा रहा है। तो जैसे आप राजनीति की बात कर रही थी, इसी तरह के जो बयान है, जब जिम्मेदार पदों पर बैठे सांसद इस तरह का सवाल, इस तरह का संदेह जनता के मन में डालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्थिति तनावपूर्ण होना लाजमी था। जिस तरह से वहां पर हमने देखा कि अचानक से भीड़ उग्र होती चली गई, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे उन पर पत्थरबाजी होने लगी। और देखिए मलिका, आपने भी यहाँ पर जिक्र कर दिया कि कैसे अब राजनीतिक बयानबाजियां इस पर तेज हो गई हैं, तो कैसे सत्ता पक्ष के लोगों ने इसको जायज ठहराया और विपक्ष से आवाजें ये उठ रही हैं कि क्या यूपी का मॉडल है जिसको दिल्ली में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास जब बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके बाद हिंसा की जो तस्वीरें सामने आने लगी, तो उसमें एक तस्वीर काफी हैरान करने वाली थी। भीड़ में रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी मौके पर मौजूद थे।
सवाल उठे कि आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद वहां क्या कर रहे थे। इसको लेकर एनडीटीवी की टीम ने सीधे सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से संपर्क किया और यही सवाल पूछे। नदवी ने दावा किया कि एक खास वर्ग को उकसाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ये सवाल भी उठाए कि दिन की जगह प्रशासन ने रात में ये एक्शन क्यों किया। 2-4 दिन पहले हमारे किबला शाही इमाम साहब बुखारी साहब मिले भी थे कि भाई इसका एक सही समाधान निकाला जा सके, लेकिन रातों रात इस तरह से मतलब सच्ची श्रद्धा हम लोग शपथ लेते हैं और इंतजामिया भी शपथ लेती है कि सच्ची श्रद्धा से काम करना है। किसी वर्ग का अगर कोई मैटर है तो उसको जो है आपस में इफाम तफहीम से और क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, कागजात खंगालने का भी मौका दिया जाता है। अभी जेर अदालत है मामला, लेकिन जिस तरह से एक ऐसा लगता है कि एक खास वर्ग को उकसावे की कार्रवाई के लिए इस तरह के टाइम और इस तरह की भीड़ और इस तरह की चीजें की जाती हैं, जिससे ये दुख होता है कि सच्ची श्रद्धा से हमारी जनता काम नहीं कर रही। मस्जिद के नाम पर उन लोगों को भड़काया गया जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, जिन्होंने सैकड़ों मस्जिदें जो है वो धामी सरकार तोड़ रही है रातों दिन। कागजात होने के बावजूद वहाँ कोई लाइन आर्डर कुछ नहीं बचा है जिस तरह से वहाँ हो रहा है। और देश में सिर्फ मुसलमानों ही की इबादत गाहें या क्रिश्चियन की इबादत गाहें ही जो है वो गैर कानूनी नजर आ रही हैं, इसलिए कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से जबरदस्ती कराया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोर्ट का फैसला सही नहीं है। रिव्यू पिटीशन से पहले ही कार्रवाई कर दी गई। ये एक्शन सरासर गलत है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाई कोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला, ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले, और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक गलत फैसला लिया प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों का जीना मुहाल हो रहा है। अब आरोपी गिरफ्तार करो, जेल में डाल दो, यही काम रह गया ना देश में। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं। तो देखिए, इन सब राजनीतिक बयानबाजियों के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि अब तुर्कमान गेट में जो एक्शन हुआ उसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए रखी है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हैशटैग्स का व्यापक इस्तेमाल किया गया और वीडियो पोस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर हैशटैग का इस्तेमाल हुआ। इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी स्कैन किया जा रहा है और जिन हैंडल्स से ये वीडियो पोस्ट हुए अब उन पर भी नजर है, उनकी भी वो भी जांच के दायरे में। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। चुनाव जो ना करवाए, महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हो गया है जो कल्पना से परे है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस साथ आ गए हैं। हैरान मत होइए, सही सुन रहे हैं आप। सत्ता के लिए बीजेपी और ओवैसी की पार्टी तक ने हाथ मिला लिया है और ऐसे में सवाल उठे कि पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाली बीजेपी ने सत्ता के लिए ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या कभी ऐसी कल्पना की जा सकती है कि सियासत के 2 ध्रुव एक साथ आ जाएं? लेकिन ऐसा ही हुआ है और ये हुआ है महाराष्ट्र में। इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, शायद वो महाराष्ट्र में हो रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है और ये गठबंधन हुआ है ठाणे के अंबरनाथ नगर परिषद में। शिवसेना शिंदे गुट को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आ गई। यहाँ पर हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। देश भर में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी ने अंबरनाथ में कांग्रेस से हाथ मिलाकर सत्ता का रास्ता चुना है। जिला अधिकारी को लिखे गए पत्र में बाकायदा इस बात का जिक्र भी है
इस गठबंधन को अमरनाथ विकास अघाड़ी नाम दिया गया है और इस गठबंधन में बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी अजित पवार गुट भी शामिल है। अमरनाथ नगर परिषद में कुल 60 पार्षदों की सीटें हैं। अमरनाथ विकास अघाड़ी वाले गठबंधन में बीजेपी के 14, कांग्रेस के 12 और एनसीपी अजित पवार गुट के 4 पार्षद हैं। इसके साथ ही 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी इस गठबंधन को समर्थन दिया है। इसके तहत कुल मिलाकर गठबंधन में 32 पार्षद होते हैं, जो कि बहुमत से एक ज्यादा है। यहाँ शिंदे गुट के 27 पार्षद हैं। अगर शिंदे गुट को 4 पार्षद मिल जाते तो उनका मेयर होता। अमरनाथ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुए गठबंधन को लेकर जब एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया, इसका जवाब बीजेपी से मांगिए। तो वहीं उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने एकनाथ शिंदे पर चुटकी ली है। पूछा कि शिंदे साहब, आपके हाथ क्या लगा? अभी अमरनाथ नगर परिषद में जो गठबंधन यहाँ पर हुआ है उसके बारे में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अगर पूछोगे तो वो अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ जो है अलायंस क्यों किया। तो मुझे लगता है कि हमेशा शिवसेना ने अमरनाथ में डेवलपमेंट की राजनीति की है, इस आने वाले समय में भी डेवलपमेंट की राजनीति करेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए कहती है कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत करना है, दूसरी तरफ अमरनाथ नगर पालिका में, जो कि महाराष्ट्र में एक नगर पालिका है, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर सत्ता बना ली और साथ में अजीत दादा पवार को भी ले लिया ताकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दूर कर दें। वाह रे भाई वाह, कैसी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से परहेज भी नहीं है, कांग्रेस के साथ सत्ता भी बनानी है, एकनाथ शिंदे को सत्ता से दूर भी रखना है। तो एकनाथ शिंदे, तुम्हारे हाथ क्या लगा? तुम्हारे हाथ तो न सत्ता लगी और न तो सम्मान लगा। अमरनाथ में हुआ गठबंधन जितना हैरान करने वाला है, उतनी ही हैरानी अकोट नगर परिषद में भी है, जहां बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो गया। यहां 35 सीटों में बीजेपी को 11, कांग्रेस को 6, शिवसेना शिंदे गुट को 1, उभाठा को 2, वंचित को 2, अजित पवार गुट को 2, शरद पवार गुट को 1, प्रहार को 3 और एआईएमआईएम को 3 सीटें मिली हैं। तो वहीं 2 सीटों पर चुनाव बाद में होंगी। हम कंडेम करते हैं। चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व में अकोट विकास मंच बनाया गया, जिसमें ओवैसी की पार्टी भी शामिल है। जो गठबंधन हुआ है उसमें बीजेपी के 11, एआईएमआईएम के 5, शिंदे गुट के 1, उभाठा के 1, अजित पवार गुट के 2 और शरद पवार गुट के 1 और प्रहार के 3 पार्षद शामिल हैं। इस गठबंधन पर जहां उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने दावा किया है कि स्थानीय नेताओं ने गठबंधन किया है तो पार्टी कार्रवाई करेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी ये डबल स्टैंडर्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर में एमआईएम के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अमरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अमरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, ये 2 मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। इमिजिएट माझे जे प्रभारी आहे त्यांना सांगितलं मला लिहित मध्ये तुम्ही 10 मिनिटांमध्ये पाठवा करके। 10 मिनिटांमध्ये आपल्याला कारवाई 200% मतलब याच्यामध्ये काही नाही। बीजेपी से गठबंधन के बाद कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया। स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अमरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप पाटिल समेत जितने नेता हैं उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह का जो उलटफेर हुआ, उसे लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम फडणवीस भी नाराज है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस ने कहा है कि ये अनुशासनहीनता है। कांग्रेस एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं चलेगा और इसे तोड़ना होगा। बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। अब देखिए, चुनाव नगर निगम के लिए हैं, लेकिन हालात जो है विधानसभा चुनाव जैसे ही बन गए, कम से कम जिस तरह के इक्वेशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में दिखाई दे रहे हैं। 29 महानगर पालिकाओं के ये चुनाव है और उससे पहले प्रचार युद्ध जो है वो जोरों पर दिखाई दे रहा है। कैसे कैसे बयानी तीर जो है एक दूसरे की तरफ चलाए जा रहे हैं, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। एआईएमआईएम ने कैसे नीतीश राणे पर निशाना साधा है, देखिए।
उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। उनके नजदीक नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे को उठा के जेब में डालेंगे शेरवानी की और हैदराबाद लेके चले जाएंगे। अरे महिला जरूर हूँ, पर कमजोर दिल लेकर ये मैदान में नहीं उतरती। महाराष्ट्र के नगर निगमों की चुनावी लड़ाई में जबरदस्त जुबानी हथियार चलाए जा रहे हैं। ताजा वार पलटवार बीजेपी के नेता मंत्री नीतीश राणे और ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान के बीच हुआ है। पहले सुनिए कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने ओवैसी के बारे में क्या कहा। ये लव जिहाद क्या है? अगर ओवैसी को देखना होगा ना, तो उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। हमारे हिंदू बहनों की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, ओवैसी को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा उनको, दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं और फिर देखते हैं वो उसके बारे में क्या करते हैं। नीतीश राणे जिन विषयों पर बोलने में रुचि रखते हैं उनमें लव जिहाद प्रमुख है, लेकिन इस बार उन्होंने ओवैसी का नाम लेकर बोला। जाहिर है ओवैसी की पार्टी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे वारिस पठान को मंच भी मिला और मौका भी। अरे ओवैसी जी के नाड़े के बराबर तो तुम्हारी हाइट है, हा? उनके नजदीक नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे को उठा के जेब में डालेंगे शेरवानी की और हैदराबाद लेके चले जाएंगे। ये किस तरह की बात करते, किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। एक मंत्री होकर इस तरह की बात करना शोभा देता है कि? वारिस पठान सवाल उठा रहे हैं कि मंत्री होकर इस तरह की बात करना नीतीश राणे को शोभा देता है क्या? खैर यही सवाल बीजेपी की सहयोगी शिवसेना की नेता शाइना एनसी वारिस पठान से भी पूछ रही हैं। वारिस पठान का ये बयान बिल्कुल निंदाजनक है। उन्होंने न सिर्फ नीतीश राणे को बॉडी शेम किया है, दूसरी तरफ उन्होंने प्रोवोकेटिव कमेंट्स उनको कहा है कि वो ख़त्म करेंगे उनको, जो वो एक मस्जिद में आए तो उनके टांग काट के उनको स्ट्रेचर पे भेजेंगे। आई थिंक दिस इज़ द लोएस्ट ऑफ लो इन पॉलिटिक्स। आप कोई भी विषय के ऊपर टिप्पणी कीजिए, विषय के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह उठाएं, लेकिन ऐसे बार बार किसी को धमकाना, किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ये MIM की भूमिका हो सकती है और वारिस पठान को ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। बीएमसी चुनाव के पहले बीजेपी और उसके सहयोगी लगातार ओवैसी की पार्टी के निशाने पर हैं। मेयर पद के लिए भी उत्तर भारतीय बनाम पठान उम्मीदवार की बहस जारी है और जिहाद शब्द का भी चुनाव प्रचार में अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, रोड जिहाद, थूक जिहाद, वाटर जिहाद, इसी के अंदर पूरे देश का ध्यान इन लोगों ने लगा दिया है। देश का बेड़ा गर्क कर रही है बीजेपी वाले लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके। तो कैसे यहाँ पर महानगर पालिका चुनावों को लेकर बड़े बड़े हैवी वेट्स आपको जमीन पर दिखाई दे रहे हैं और वैसे ही हैवी बयान भी हैं। लेकिन महाराष्ट्र से आपको बिहार लेकर चलती हूँ, क्योंकि बिहार में लालू यादव परिवार के भीतर क्या चल रहा है। रिश्तों में खटास को लेकर तो सवाल चुनाव के बाद से ही लगातार सुर्खियों में है, लेकिन रोहिणी आचार्य की नई तस्वीर सामने आई है जिसमें हाथों में गन लिए दिखाई दे रही है। वो निशाना किस पर है, ये सवाल है। ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं रोहिणी आचार्य। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली रोहिणी आचार्य ने 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं जो काफी वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में रोहिणी एक गन पकड़ी हुई है और उससे निशाना लगाने की कोशिश कर रही हैं। रोहिणी के आसपास भी कई और लोग मौजूद हैं। रोहिणी के तस्वीरों पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन तस्वीरों के साथ रोहिणी ने जो कैप्शन लिखा है उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आप पहले रोहिणी की तस्वीरों के साथ लिखा गया कैप्शन पढ़िए। रोहिणी ने अपने कैप्शन में लिखा है, सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। अब सवाल यह है कि आखिर इस पोस्ट के जरिए रोहिणी ने किस पर निशाना साधा है? क्या यह निशाना भाई तेजस्वी की तरफ तो नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था उसके अगले दिन रोहिणी ने ट्विटर पर पोस्ट करके राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया था और रोते हुए राबड़ी आवाज से निकली थी। एयरपोर्ट पर रोहिणी ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए थे। मेरा कोई परिवार नहीं। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन खबरें लगातार आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।